अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने थीसिस राइटिंग के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो रिसर्च है वो कौन कौन से मराहल से होकर थीसिस राइटिंग तक पहुँचती है और कौन कौन से स्टेप हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और वो जो स्टेप हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। अगर हमारे जो स्टेप्स हैं हमें अंदाज़ा हो, अगर हमारे स्टेप्स का हमें पता होगा तो हम अपनी जो रिसर्च है उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका इख्तिताम कहाँ पे होता है। तो आइए हम ना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थीसिस राइटिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है कि आप रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करें और सुपरवाइज़र सेलेक्ट करें। ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम चलती हैं। या तो आप टीचर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में रिसर्च, और या फिर आप रिसर्च टॉपिक पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं डिपार्टमेंट में कौन सा ऐसा टीचर है कि जो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो रिसर्च करवा सकता है। दोनों तरीके ना तो ठीक हैं और ना ही गलत हैं। हर एक तरीके का अपना मेरिट है, अपना डीमेरिट है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं कौन सा काम है कि जो मुझे बाद में बोर नहीं करेगा। अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं कि जो बहुत आपको बोरिंग लग रहा है स्टार्ट में ही, तो आप फिर तंग हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन लें उस टॉपिक के रिलेटेड कि आपने जाना किस फील्ड में है। बिफोर डूइंग एनीथिंग यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट फील्ड। उसके बारे में आपको थिक एंड थिन सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टॉपिक चूज़ करें और उसके बाद जो है आप सुपरवाइज़र चूज़ करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक टीचर का काम आपको अट्रैक्ट करता है और आपको लगता है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा, तो फिर आप उस टीचर के जो पुराने रिसर्च पेपर हैं उनको देखें और उसके बाद जो है वो सिलेक्ट करें कि क्या वो टीचर जो है वो आपकी जो स्टडी है आप उस लेवल तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप टीचर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरें और वो जैसे वो एक चीज़ में माहिर हैं या एक्सपर्ट हैं, अगर आपकी रिसर्च उसी के रिलेटेड होगी तो आपको भी इजी होगा और आपके सुपरवाइज़र जो हैं उनको भी इजी होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है थीसिस राइटिंग में या थीसिस लिखने में या थीसिस का पार्ट जो आपकी डिग्री में है उसको बनाने में, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइज़र एंड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आप इसको जैसे मर्जी करें, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टॉपिक सेलेक्ट करें और उसके बाद टीचर सेलेक्ट करें कि जो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च करवा सकता हो। और ये कैसे होगा, और ये आप रीडिंग से होगा। ये भी मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है, कि आपका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे फाइंड करना है। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है और ये हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो गया स्टेप नंबर 2 कि आपने जो फैसिलिटीज़ हैं, असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ इन योर डिपार्टमेंट एंड कंसीडरिंग द ऑब्टेनिंग ग्रांट फॉर योर रिसर्च। दो चीज़ें इसमें आ गई कि एक आपने फैसिलिटीज़ देख ली कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप एक स्टडी करने जा रहे हैं, आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या वो रिस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं या आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं? क्या आप जो है वो काम जो है इजीली अपने डिपार्टमेंट में या अपनी यूनिवर्सिटी में रह के कर सकते हैं? अगर यस, देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में उसके रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको मुश्किल होगा, आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा रिसर्च करना। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसी वक्त सोच लें, डिसाइड कर लें कि आप वो रिसर्च करें कि जिसके इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि इसी हेडिंग के अंदर कि ग्रांट, पैसा पैसा चाहिए रिसर्च के लिए। एज अ स्टूडेंट आपको अपनी जेब से पैसा अगर लगाना पड़ रहा है तो फिर आप ऐसी रिसर्च करें कि जो आपके लिए इजी हो। ये नहीं कि आप एक ऐसी रिसर्च चूज़ कर लें कि अगर आप इंग्रेडिएंट और उसके जो सब्सटेंसेस हैं या उसके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो लेने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो आप यूज़ करते हैं रिसर्च में वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको एज ए स्टूडेंट सूट करेगा। अगर आपके पेरेंट्स इतने रिच हैं और आपको इतना प्रोवाइड कर सकते हैं या आप खुद जो है चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कोई ग्रांट होनी चाहिए। अगर ग्रांट नहीं तो एक ऐसी रिसर्च देखें कि जिसके जो रिएजेंट हैं या जो केमिकल्स हैं वो अवेलेबल हों और सस्ते हों। तो ये जो है आपने कंसिडर करना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव एंड प्रोटोकॉल। ऑब्जेक्टिव
प्रोटोकॉल की तरफ लीड करके जाते हैं कि मैंने अगर एक स्टडी करनी है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मैं एक स्टडी कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि एक मेडिसिन की स्टडी है, आप उसकी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, आप उसकी जो है किट भी बना सकते हैं डायग्नोसिस के लिए कि जो उसको इजी कर देगी। लेकिन क्या आप तीनों काम एट अ टाइम कर सकते हैं? मैं नहीं सुजेस्ट करता कि तीनों काम करें। आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो प्रोटोकॉल डायग्नोसिस का बनेगा, अगर आपने ट्रीटमेंट करना है तो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपके ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है उसका जो प्रोसीजर है वो आप बनाएंगे। प्रोटोकॉल डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए कि इस रिसर्च के एंड पे आप क्या गेन करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो फ्रूटफुल होने चाहिए, वो कोई कम्युनिटी को एक चीज़ देना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च की रेप्लिका कर दें, उसी को कॉपी करके प्लेजराइज करके या जैसे तैसे करके अपनी डिग्री कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप एक ऐसी रिसर्च करें कि आप कम्युनिटी को कुछ दे सकें, क्योंकि आपकी जो एफर्ट है ये भी एक तरह की एक रिसोर्सेज है, ये भी एक रिसोर्स है। सिर्फ पैसा रिसोर्स नहीं होता, आपकी जो एफर्ट और आपका जो टाइम है वो भी रिसोर्स है जो आप कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं। तो अगर वो पॉजिटिव वे में होगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है, कुछ आए इसके कि आप उसको जस्ट टाइम पास के लिए या डिग्री लेने के लिए जो उसको यूज़ करें। अच्छा, आपने लिख लिया, जो है ऑब्जेक्टिव लिख लिए, आपने प्रोटोकॉल लिख लिए। अगला स्टेप आ जाता है कि उसको अप्रूव करवाना फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, रिसर्च अप्रूव करवाना। उसके बाद आ जाता है जी एथिकल कमेटी में अपना प्रोटोकॉल अप्रूव करवाना कि अगर आप कोई एनिमल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा प्रोटोकॉल उसके ऊपर यूज़ करें कि जो उसके लिए हार्मफुल ना हो, जो उसको पेनफुल ना हो। तो वो जो एथिकल जो आपकी कमेटी ने जो गाइडलाइंस बनाई होंगी, आपने एश्योर करवाना है कि जो मैं मटेरियल्स यूज़ करूँगा, जो मैं मेथड यूज़ करूँगा वो ह्यूमन यूज़ ऑफ एनिमल्स के अंडर आता है। तो आप क्या करेंगे कि उनको जस्टिफाई करेंगे अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और उनसे रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट लेंगे, और ये सर्टिफिकेट कंपलसरी हैं फॉर द नेक्स्ट पब्लिशिंग ऑफ योर डाटा। और जब भी आप बात होगी तो आपके ह्यूमन यूज़ ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो है वो ज़रूरी पार्ट होगा, आपको ज़रूरी वो करना पड़ेगा। तो आपने अप्रूवल ले लिया, आपने प्रोटोकॉल बना लिया, आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया, आपने फाइनली क्या कर लिया, अब आपके सारे सर्टिफिकेट अप्रूव हो गए हैं। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च। और स्टेप नंबर 5 हो जाएगा कि आपने उस रिसर्च को कंडक्ट करना है। रिसर्च प्रोटोकॉल के मुताबिक जो आपने लिखा हुआ है, आपने रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर दिया। रिसर्च कंडक्ट करके उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जैसे प्रोटोकॉल में लिखा है उसी तरह ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है, उतने ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करना है जिस तरह प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। आपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है एज सच, उसमें चेंजेस या बाकी चीज़ें नहीं होंगी, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक ही सारा जो प्रोसीजर है वो होगा। यूनिवर्सिटी इसको ऑब्जर्व करेगी, आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्या ये उस प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा जी, रिसर्च कंडक्शन हो गई। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, इसमें हम कलेक्शन ऑफ द डाटा करेंगे, हम डाटे को कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। अगर आपने सारा कुछ कर लिया लेकिन आपसे डाटा कलेक्ट नहीं किया, डाटा कलेक्ट किया या वो वेस्ट हो गया या प्रॉपरली जो है लेबल नहीं हुआ, तो आपकी सारी स्टडी ज़ाया हो जाएगी। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपने लेबलिंग कैसे करनी है, आपने डाटे को रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, आपने उसके किस तरह बैकअप करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट पे आप ये समझ लें कि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और आपने इसको परफॉर्म करना है। आपने स्टडी कंडक्ट कर ली, सारा प्रोसीजर हो गए, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आ जाता है स्ट्रक्चरिंग मटेरियल, राइटिंग थीसिस कि थीसिस आपने लिखना है। अगला स्टेप आ गया थीसिस राइटिंग का। थीसिस राइटिंग की तरफ आ जाए। थीसिस आप लिखना शुरू कर देंगे, रिजल्ट लिखेंगे, डिस्कशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्मेट देगी उसके मुताबिक जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप उसको लिखना शुरू कर देंगे। जो डाटा होगा वो उसमें डाल देंगे, ग्राफ्स होंगे वो डाल देंगे, सारी चीज़ें बना के एक मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में एक ले आएंगे और थीसिस जो है आपके सामने आ गया। अब 8वें नंबर वाला स्टेप ये है कि उस जो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गया है उसको आपने री एडिट करना है। कोई भी जो राइटिंग है वो परफेक्ट नहीं हो सकती जब तक कि उसको री राइट ना किया जाए। री राइटिंग मेक्स अ राइटिंग परफेक्ट। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गया, आप उसको री राइट करेंगे, आप उसको देखेंगे क्या मैंने जो पोर्शन इसमें ऐड किए हैं वो एक्स्ट्रा तो नहीं, क्या कोई चीज़ कम तो नहीं,
आपने कोई चीज़ ऐड करेंगे, कोई चीज़ डिले करेंगे उसमें से, डिलीट करेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे आप कि देखेंगे कि क्या ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं आपस में लिंक्ड हैं। जो चैप्टर का प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे इंट्रोडक्शन का एक ऑब्जेक्टिव है कि इंट्रोडक्शन में क्यों लिख रहा हूँ, ये मेरी स्टडी क्यों है, क्या वो उस ऑब्जेक्टिव पे पूरा उतर रहा है। हर एक जो सेक्शन होगा आप उसको देखेंगे कि क्या ये इस सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है, क्या जो मेरी इंग्लिश है या मैं जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रॉपर है, इसमें कोई इस तरह के सेंटेंसेस तो नहीं वो जो मुझे पढ़ने में समझ नहीं आ रही वो किसी को क्या समझ आएंगी। वो सारी चीज़ें आप इसमें से री राइटिंग में चेक करेंगे और उसको एडिट करेंगे। और फिर उसके बाद अगला स्टेप जो 9वें नंबर वाला स्टेप है उसमें क्या होगा कि हम उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे। क्या ये कहीं से कॉपीड तो नहीं है, हमने कोई चीज़ कॉपी तो नहीं कहीं से की, या कोई वैसे एक्सीडेंटली तो नहीं किसी के साथ मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हम प्लेजरिज्म में चेक करेंगे। जब हमारा ये सारा काम हो जाता है, प्लेजरिज्म भी हो जाता है, तो स्टेप नंबर 10 आ जाता है कि हमने उसको पब्लिश करवाना है उस थीसिस को यूनिवर्सिटी में भी और यूनिवर्सिटी के बाहर किसी जर्नल में भी एज अ रिसर्च पेपर जो है हमने उस डाटे के जो रिज़ल्ट हैं उसको पब्लिश करवाना है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है वो थीसिस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने थीसिस राइटिंग के स्टेप पढ़े। स्टेप नंबर 1 में हमने सुपरवाइज़र सेलेक्ट किया, उसके साथ हमने जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने फैसिलिटीज़ देखी कि हमारी यूनिवर्सिटी में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि उस रिसर्च को हम कंडक्ट कर सकते हैं, या कोई फंडिंग एजेंसी ऐसी है जो हमें इस रिसर्च के लिए पैसे देगी, या कोई बंदा हमें सपोर्ट कर सकता है इस रिसर्च के लिए। स्टेप नंबर 3 में हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उसके प्रोटोकॉल बनाएंगे। ये उसमें आ जाता है सिनॉप्सिस में, और ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा जब हम आगे कोर्स में चलेंगे। उसके बाद हमने अप्रूव करवाई जो हमारा थीसिस है डिफरेंट डिपार्टमेंट में से, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं आपके थीसिस अप्रूवल के लिए। एथिकल कमेटी में जो है उसका प्रोटोकॉल जो है आप अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद जो है आप सुपरवाइज़र की अंडर सुपरविज़न आप क्या करेंगे कि उस स्टडी को कंडक्ट करेंगे, और उस स्टडी के जो रिज़ल्ट हैं उसके जो डाटा है उसकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, डाटे को सेव करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो डिफरेंट थीसिस के पार्ट्स हैं वो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, उसका जो है मटेरियल मेथड्स लिखेंगे, रिजल्ट्स लिखेंगे, डिस्कशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। उसके बाद जो है आप री राइट करेंगे उस थीसिस को, उसमें जो करेक्शंस करेंगे उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं वो ऐड करेंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं वो रिमूव करेंगे। स्टेप नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे और उसका कोई कॉपीराइट, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई डिस्क्लोजर, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली चीज़ें जो है उसमें है तो नहीं, वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करेंगे एज अ रिसर्च पेपर भी और एज अ थीसिस भी, जो कि यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसमें पड़ा रहेगा। हम ऑलवेज जो है वो जाके आपका थीसिस कोई भी बंदा देख सकता है। तो ये बेसिक स्टेप्स थे कि जो ज़रूरी थे समझने के लिए। अब आज का जो इस लेक्चर है इसमें जस्ट मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक स्टेप पे हमारे लेक्चर्स होंगे कि हम उनको बड़ी डिटेल में करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है इसमें हमारा सारी रिसर्च ही है। हम रिसर्च को बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे, हमने कैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है, कौन कौन से स्टेप किस किस मौके पे हमने नोट करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने मिस नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम पहले कर लेंगे। अगर आपने ये जो कोर्स है एक बार ले लिया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चले कि आप फ्यूचर में एक अच्छे रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई वीडियो का फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आपको टाइम वेस्ट किए बगैर वो देख सकें और कोई वीडियो इसमें से मिस ना हो, क्योंकि सारी वीडियोस जो हैं, सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इन जो स्टेप्स हैं इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।